गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छे हो? वेरी गुड। हाँ जी, तो एक बार शांत हो जाओ सभी। लास्ट कहां तक हुआ था? कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध हो गया था। लास्ट के अंदर हमने कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध देखा था, और कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध देखते हुए हमने बात की थी कि किस प्रकार से हिंदुस्तान की केंद्रीय सत्ता से हुमायूं को निकाल दिया गया था। हुमायूं केंद्रीय सत्ता से निकल जाता है, मुगल्स एक बार के लिए खत्म हो जाते हैं और भारत के ऊपर पुनः अफगानों का शासन शुरू हो जाता है, जो था सूरी वंश। शेर शाह सूरी 1540 से लेकर 1555 तक भारत के ऊपर सूरी वंश का शासन था, जिसके 3 शासक हुए। एक तो था शेर शाह सूरी 1540 से लेकर 1545, और शेर शाह सूरी का ही दरबारी था जिसका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी, और उसने एक विवादित ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है पद्मावत। राजस्थान के इतिहास के अंदर इस ग्रंथ के कारण जो है कई सारे कन्फ्यूजन पैदा हुए हैं, कई सारे विवाद पैदा हुए हैं, और कई सारी बातें जो है उसके अंतर्गत देखने को मिली, क्योंकि उसने चित्तौड़ के आक्रमण, जो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उसके लिए उसने एक नई कहानी का नरेशन कर दिया था। रानी पद्मिनी का जिक्र आता है, रावल रतन सिंह का जिक्र आता है, तो कई सारे जिक्र उसके अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। रानी पद्मिनी की खूबसूरती का बहुत जबरदस्त तरीके से इसने वर्णन किया। हालांकि राजस्थान के विद्यार्थी होने के नाते, एक मिनट सर, बुलाना उसे। हाँ हाँ, वो अभी गया था ना, वो एक मास्क लगाया हुआ दिनेश। हाँ हाँ, जो भी है यार। हाँ ठीक है, तो कहने का मतलब था कि रानी पद्मिनी की खूबसूरती के बारे में बताने वाला मलिक मोहम्मद जायसी जो था शेर शाह सूरी का ही दरबारी कवि था। ठीक है, लेकिन हमारे सूरी वंश तो है नहीं, हमें तो क्या पढ़ना है? मुगल राजवंश पढ़ना। तो हम तो ये देखेंगे कि जब ये 3 राजा रहे थे, एक तो शेर शाह सूरी 45 से लेकर 54-55 तक रहा था। इस्लाम शाह सूर जो शेर शाह सूरी का बेटा था, उसके बाद में जो राजा बनता है वो बनता है सिकंदर सूर। और सिकंदर सूर के समय जब चारों तरफ अराजकता फैल गई थी, उस चीज का हुमायूं वापस फायदा उठाता है और अपने सेनापति बेराम खान के साथ में वो क्या करता है, भारत की ओर वापस अभियान चलाता है। और जब उसने भारत की तरफ वापस अभियान चलाया तो 1555 के अंदर हिंदुस्तान का बादशाह वापस कौन बना था? हुमायूं बना था। लेकिन इन बिटवीन जब हम देखें तो हुमायूं का निर्वासन काल देखने को मिलता है। हुमायूं का निर्वासन काल देखने को मिलता है, एग्जाइल पीरियड ऑफ हुमायूं। और हुमायूं का निर्वासन काल जो चला था, ये चला था 1540 से लेकर 1555। ठीक है, इसको देखिए एक फ्लो चार्ट के माध्यम से अपन पढ़ते हैं, और उसके बाद में मैं उसको लिखवा दूंगा आपको, क्योंकि जो तथ्य पूछे जा सकते हैं ना, कि इसको शरण किसने दी थी, वहीं पर इसको एक बेटा भी प्राप्त हुआ। पिछली बार रीट के अंदर आप लोगों के एक सवाल भी पूछा गया था, अकबर का जन्म कहाँ हुआ? ठीक, हाँ, मतलब रीट के अंदर लेवल 1, लेवल 2 वगैरह सब आ जाते हैं, SST भी आ जाते हैं। इस वजह से मैंने सिर्फ रीट का नाम लिया है। L1 के अंदर नहीं पूछा गया हो तो कहीं ना कहीं तो पूछा गया है। आप भावनाओं को समझो ना आप, ठीक है, आप डीप के अंदर मत घुसो, मेरी भावनाओं को समझो, है ना। भावना को मत समझना, भावनाओं को समझना, है ना बेटा। ठीक है, अब देखिएगा क्या हुआ कि आगरा और दिल्ली वाले क्षेत्र के ऊपर तो कौन आ गया? शेर शाह सूरी। आगरा और दिल्ली वाले क्षेत्र पर जब शेर शाह सूरी आ गया तो हुमायूं को यहां से भागना पड़ता है, और हुमायूं यहां से भागकर आ गया अपने भाई हिंदाल के पास। कहां आ गया हुमायूं? हिंदाल के पास आ गया था। और हिंदाल जो था ये मेवात का प्रशासक था। ये कहां का शासक था? मेवात का था। अब देखिए यहां पर कहां गड़बड़ हुई। मेवात का एक गुरु था हिंदाल का, जिसका नाम था मीर बाबा दोस्त। क्या नाम है? मीर बाबा दोस्त, जो कि एक शिया संप्रदाय से जुड़ा हुआ एक धर्म गुरु था, इस्लामिक धर्म गुरु था। और मीर बाबा दोस्त की एक बेटी थी 11 साल की हमीदा। ये हो गया सारा? तो इतनी देर पहले नहीं बोल सकते थे तुम? ये पूरी बता दी मैंने।
अरे 1 मिनट रुको तो सही बेटा, 1 सेकंड। कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा उसको श्राप दे दूंगा। हाँ, निर्वासन काल ये समझा दिया था ना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो पहले बोल देते ना आप। चलो लिखो, हुमायूं के निर्वासन काल में, हुमायूं के निर्वासन काल में, हुमायूं के निर्वासन काल में सर्वप्रथम हाल तो कई जना कॉपियां काटे हैं। हुमायूं के निर्वासन काल में सर्वप्रथम हिंदाल ने हुमायूं को शरण दी। हुमायूं के निर्वासन काल में सर्वप्रथम हिंदाल ने हुमायूं को शरण दी, परंतु हिंदाल की मुंह बोली बहन हमीदा बानो, परंतु हिंदाल की मुंह बोली बहन हमीदा बानो, हमीदा बानो जो कि एक शिया धर्मगुरु, आई एम रिपीटिंग, हिंदाल की मुंह बोली बहन हमीदा बानो जो कि एक शिया गुरु, एक शिया गुरु मीर बाबा दोस्त की बेटी थी, जो कि एक शिया गुरु मीर बाबा दोस्त की बेटी थी, से हुमायूं ने विवाह कर लिया। हुमायूं ने विवाह कर लिया। अतः इसे मेवात छोड़ना पड़ा। अतः इसे मेवात छोड़ना पड़ा। अतः इसे मेवात छोड़ना पड़ा। तत्पश्चात हुमायूं को अमरकोट के राजा, तत्पश्चात हुमायूं को अमरकोट के राजा वीरसाल सोढ़ा, अमरकोट के राजा वीरसाल सोढ़ा ने शरण दी। तत्पश्चात हुमायूं को अमरकोट के राजा वीरसाल सोढ़ा ने शरण दी थी। यहीं पर इसे एक पुत्र 15 अक्टूबर 1542 को 15 अक्टूबर 1542 को जलालुद्दीन प्राप्त हुआ। जलालुद्दीन प्राप्त हुआ। यहीं पर इसे कौन प्राप्त हुआ बेटा? जलालुद्दीन प्राप्त हुआ था। तो ये जलालुद्दीन कौन है? अकबर ही तो है। अकबर एक उपाधि थी और उसका वास्तविक नाम जलालुद्दीन देखने को मिलता है। जब 1562 में इसने दास प्रथा का अंत किया, 1563 में तीर्थ यात्रा का अंत किया और 1564 के अंदर इसने फाइनली जजिया कर हटाया था जलालुद्दीन ने। ठीक है, इसी वजह से हिंदू जनता ने प्रसन्न होकर इसको कौन सी उपाधि दी थी? अकबर की उपाधि दी थी। अकबर का मतलब होता है महान। अकबर का मतलब क्या होता है? महान होता है। मुझे खुद पीसीएस के इंटरव्यू के अंदर एक सवाल पूछा गया था कि आपके हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर महान राजा कौन हुआ? ये क्वेश्चन कई बार क्या होता है, देखो इंटरव्यू के अंदर है ना, जानबूझकर जो है आपके संप्रदाय धर्म को टारगेट करते हुए सवाल पूछे जा सकते हैं।
ताकि पता लगे कि बंदा जो है वो आती तो नहीं आ जाता, मारवाड़ी में कहते ना आती आ जाना। तो मुझे पूछा, मैंने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं कि सर जलालुद्दीन मोहम्मद, कि ये कौन था? मैंने कहा जिसने 1556 से लेकर 1605 तक हिंदुस्तान के ऊपर शासन किया, और भारत का इतिहास उसे अकबर के नाम से जानता है, कि प्रूव्ड इट। तो मैंने बताया, मैं कि जो मैंने अभी आप लोगों के सामने रखे, मैं कि इसको अकबर की उपाधि दी गई थी। अकबर का शाब्दिक मतलब ही होता है महान। तो कि आपकी नज़र के अंदर अशोक महान नहीं था? मैंने कहा मेरी नज़र में तो बिल्कुल अशोक महान था, लेकिन आपका सवाल ये था कि किसे महान कहा गया है। तो महान तो किसे कहा गया इतिहास के मुताबिक? अकबर को ही कहा गया। अकबर शब्द का ही मतलब अपने आप में क्या होता है? महान होता है। ठीक है, और कई सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। जैसे आपने ना कई बार है ना मुसलमानों की मस्जिदों से अजान की आवाज़ सुनी होगी, उसके अंदर एक शब्द उपयोग किया जाता है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तो कई सारे बच्चे मुझे आकर पूछते हैं कि सर वो अकबर का नाम क्यों लेते हैं? अकबर का नाम क्यों लेते हैं? बाबर का लेना चाहिए, बाबर तो अकबर का दादा था। अरे मैंने कहा नहीं, उस अकबर और बाबर, हुमायूं वगैरह से लेना देना नहीं है वहां पर। वो ये कह रहे हैं अल्लाहू अकबर, यानी अल्लाह महान है, अल्लाह महान है। इन मुगल बादशाहों से उस शब्द का लेना देना नहीं होता है। तो अकबर जो थी इसकी उपाधि थी, वास्तविक नाम क्या हो जाएगा इसका? जलालुद्दीन अकबर। ओके, इसका वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? जलालुद्दीन अकबर हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा? आगे चलो, ठीक है, ओके। एक सवाल का उत्तर दे दूं सर, नोट्स में कर्मनासा की जगह गंगा नदी दी हुई है। नहीं, कर्मनासा में ही गिरा था। नोट्स में ही नहीं, कई सारी किताबों के अंदर भी गंगा लिख दिया गया है। और कर्मनासा नदी जो है गंगा की सहायक नदियों में से एक मानी जाती है। इस वजह से कंफ्यूजन के कारण कई जगह जो है वो गंगा लिखा जाता है, जबकि शुद्ध रूप से ये कौन सी नदी के अंदर गिरा था? कर्मनासा नदी के अंदर ही गिरा था। आगे लिखना, इस दौरान इसे अपने भाई कामरान से भी, इस दौरान इसे अपने भाई कामरान से भी युद्ध का सामना करना पड़ा। इस दौरान इसे अपने भाई कामरान से भी युद्ध का सामना करना पड़ा। ओके, अंततः इसे हिंदाल ने मेवात में ही शरण दी थी। अंततः इसे हिंदाल ने मेवात में ही शरण दी थी। मेवात में ही शरण दी थी। ओके बेटा, मेवात के अंदर शरण दी थी। ठीक है, तो ये सारी की सारी बात आती है। तो इसको ओवरऑल शरण देने वाला कौन हो जाएगा? ओवरऑल शरण देने वाला कौन हो जाएगा? हिंदाल हो जाएगा। ओवरऑल शरण देने वाला होगा हिंदाल। इन बिटवीन ये क्या करता है? ईरान का राजा था एक तहमाश्प, उसका नाम क्या है? तहमाश्प। और तहमाश्प जो था वो था शिया, और मुगल्स कौन है? सारे के सारे सुन्नी। ठीक है, तो तहमाश्प ने कहा कि चलो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, एक सेनापति भी दे रहा हूं जिसका नाम है बेराम खान। ठीक है, लेकिन तुम्हें हिंदुस्तान के अंदर शिया मत का प्रचार करना पड़ेगा। और जब इंसान के ऊपर कोई भी आपत्ति होती है ना, तो वो सारी शर्तें मान लेता है। तुम्हारे पास में पैसे नहीं है, बैंक लोन लेने जाते हो, तो बैंक वाले जहां जहां पर साइन करवाएंगे तुम कर दोगे, बिना देखे साइन कर दोगे वहां पर। ठीक है, तो एक बार के लिए तुम्हारे को क्या दिख रहा होता है? पैसा दिख रहा होता है। ठीक उसी प्रकार इसको भी क्या दिख रहा था? हिंदुस्तान दिख रहा था। और इसने जो जो शर्तें कही ना ईरान वाले शाह ने, इसने मान ली। और ईरान से ही इसको मदद प्राप्त होती है। और ईरान से इसको एक सेनापति प्राप्त हुआ था जिसका नाम था बेराम खान। क्या नाम था? बेराम खान। लिखना, इसने ईरान के शाह तहमाश्प, ईरान के शाह क्या नाम था? तहमाश्प से मदद ली। वह एक शिया सरदार बैराम खान प्राप्त हुआ। एक शिया सरदार बैराम खान प्राप्त हुआ। एक शिया सरदार
प्राप्त हुआ जिसका नाम क्या था? बैराम खान। ठीक है, एक ना 1555 तक सूरी वंश का शासक सिकंदर सूर बन गया था। सूरी वंश का शासक कौन बन गया था? सिकंदर सूर बना। जिसकी अयोग्यता का फायदा उठाकर हुमायूं ने पुनः हिंदुस्तान जीतने का अभियान चलाया। ठीक है, इसने क्या कर दिया था? अपना पूरा का पूरा जो है ताकत लगा दी। बेराम खान इसको प्राप्त हो ही गया था। बेराम खान जो है वो इसको प्राप्त हो ही गया था, और बेराम खान के प्राप्त होते ही इसने क्या किया? पुनः जीतने का अभियान चला दिया। अब देखना, एक बार ध्यान रखना, कहां पर? पैनल के ऊपर। कहां ध्यान रखोगे? पैनल के ऊपर। इसको देखकर अभियान चलाएंगे। दिल्ली और आगरा के तहत ही आ रहा था पंजाब। और देखो, दिल्ली और आगरा जीतने से पहले सबसे पहले पंजाब को कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। ठीक है, देखिए मौजूदा वर्तमान राजनीति के अंदर तो सबसे इंपॉर्टेंट राज्य कौन सा कहा जा सकता है? उत्तर प्रदेश। वर्तमान तो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के अंदर जहां से सीटें ज्यादा होगी वही राज्य क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश से, बहुत सी लोकसभा सीटें, इस वजह से उत्तर प्रदेश माना जाता है। लेकिन राजतंत्र के हिसाब से जब देखें, मध्यकालीन इतिहास जब देखें, तो सबसे इंपॉर्टेंट राज्य जो माना जाता था वो था पंजाब। कौन सा था? पंजाब। जिसका पंजाब के ऊपर कंट्रोल हो जाता ना, वो धीरे धीरे क्या कर लेता? दिल्ली और आगरा के ऊपर कंट्रोल कर लेता। तो इन्होंने भी सर्वप्रथम क्या किया? पंजाब के ऊपर आक्रमण किया। और उस वक्त सिकंदर सूर का सेनापति पंजाब के ऊपर था तातार खान। क्या नाम है उसका? तातार खान। और तातार खान के सामने जो अटैक करने के लिए जाता बेराम खान। डायरेक्ट राजाओं का युद्ध नहीं लड़ा। देखिए, बहुत कम मामले देखने को मिलते हैं जब डायरेक्ट राजा से राजा लड़ता था। राजा अक्सर अपने सेनापतियों को ही भेजता था। अकबर के, तुमने इतने सारे राजस्थान के इतिहास के अंदर युद्ध पढ़े होंगे, अकबर खुद नहीं आया ना कभी भी। अकबर खुद नहीं आता था, वो क्या करता था? अपने सेनापतियों को भेजता था। और ज्यादातर युद्धों के अंदर जो गए वो कौन गए? मान सिंह। आमेर के मान सिंह जो गए थे वो अकबर के सेनापति बनकर गए थे। तो कहने का मतलब राजा खुद नहीं आते थे, ये क्या करते थे? अपने सेनापतियों को भेजते थे। और सिकंदर सूर की तरफ से तो कौन था? तातार खान। और जो है इधर से गया बेराम खान। और दोनों के बीच में एक संघर्ष हुआ, मच्छीवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? मच्छीवाड़ा। मच्छीवाड़ा वर्तमान में पंजाब के अंदर ही है। और मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था मई 1555 में ही। कब हुआ? 1555 के अंदर ही मच्छीवाड़ा का संघर्ष हुआ। इस तरफ तो सूरी गवर्नर, एक तरफ तो कौन था? सूरी गवर्नर, जिसका नाम था तातार खान। क्या नाम है? तातार खान। और तातार खान के सामने की तरफ कौन था? मुगल सेनापति बेराम खान। कौन है? मुगल सेनापति बेराम खान। और एक भीषण युद्ध लड़ा गया और बेराम खान ने कई अफगानों को यहां पर मार दिया। कई सारे अफगान सेनापतियों को इसने बेराम खान ने मारा। और युद्ध कौन जीता? बेराम खान जीत गया। बेराम खान जीता। वो मुगलों को पंजाब मिला। मुगलों को क्या मिल गया है? पंजाब मिल गया। मतलब अब इनके दिन सुधरने वाले हैं। हुमायूं जो बेचारा इधर उधर भाग रहा था ना, अब इनके दिन सुधरने वाले हैं। और मुगलों को कौन सा क्षेत्र मिला? पंजाब मिल गया। अब ये वापस क्या करेंगे? आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इनको तो पंजाब से ही नहीं रुकना था। इनको तो क्या चाहिए था?
आगरा और दिल्ली चाहिए था। इस वजह से अगला निर्णायक युद्ध लड़ा गया, सरहिंद का युद्ध। कौन सा युद्ध? सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था। और सरहिंद का युद्ध भी 1555 जून के अंदर लड़ा गया। अब के सीधे सीधे दोनों सामने आते हैं। मुगल बादशाह तो कौन था? हुमायूं। कौन है? मुगल बादशाह तो है हुमायूं। और सामने की तरफ कौन है? सिकंदर सूर के मध्य लड़ा गया। सीधा सीधा आमने सामने ये लड़े। और सिकंदर सूर तो आपको पता ही है, अयोग्य व्यक्ति था। सिकंदर सूर जो था अयोग्य व्यक्ति था। इस्लाम शाह सूर भी होता ना, तो इस्लाम शाह सूर भी बड़ा योग्य था, उसको भी हुमायूं पराजित नहीं कर पाता। लेकिन जब अयोग्यता आती है ना, तो पूरे के पूरे वंश खत्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा, परिवार खत्म हो जाता है। कि हमारे दादा ने जो है एक धंधा शुरू किया, दादा ने तो धंधा शुरू किया, पिताजी ने और ताऊजी ने उसको क्या किया? 2 पट किया। बड़े भैया ने उसको 3 पट किया। कि तुमने क्या किया? कि चौपट किया। हमने क्या किया? उसको चौपट किया। तो चौपट करने वाला अगर कोई एक व्यक्ति आ जाए ना, तो बड़े बड़े एम्पायर गिरे। आपने नाम सुना होगा, एक कंपनी है गोदरेज कंपनी है। इतनी जबरदस्त कंपनी है कि आज भी हमारे घरों के अंदर अलमारी को गोदरेज कहा जाता है। जो अलमीरा होती है ना, वार्डरोब, ठीक है, वो लोहे वाली, भले कोई सी भी कंपनी की हो, चाहे अपन ने लुहार से बनवाई हो, कि गोदरेज में ये चीज पड़ी है, ले ले। कितनी बड़ी कंपनी थी गोदरेज। परमेश्वरन गोदरेज इसके जो थे संस्थापक, और वो जो अभी उसके सीईओ थे, जब उनकी मृत्यु हुई ना, तो उनको दाग देने के लिए कोई नहीं आया आगे, सारे विदेशों में बैठे थे। तब आप खुद सोचो, कंपनी पूरी की पूरी गई नीचे, कंपनी पूरी की पूरी गई। तो भैया, एक किसी भी अंपायर को या किसी भी चीज को संभालने के लिए योग्यता बहुत जरूरी होती है। और अयोग्य व्यक्ति आ जाएगा ना, तो वंश पूरे के पूरे खत्म होंगे। ये मुगल वंश ही ले लो ना, आप दूसरों की तरफ जा ही क्यों रहे हो? उत्तरवर्ती मुगल काल के अंदर ऐसे ऐसे बादशाह आए थे जो दरबार के अंदर निर्वस्त्र आ जाते थे, दरबार के अंदर कभी महिलाओं के कपड़े पहनकर आ जाते थे। ठीक है, देखो, हर जगह की एक गरिमा होती है, हर जगह की एक गरिमा होती है। हम भी आप लोगों के सामने आते हैं, ठीक है, तो मुझे यहां पर बहुत अच्छे शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा। मेरे मुंह से अगर एक भी अपशब्द भी निकल गया ना, मुझे आप एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि इस पद की भी क्या है? एक गरिमा है, तो मुझे उस गरिमा का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बादशाह है, तो बादशाह को भी तो पूरा का पूरा अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना पड़ेगा। अरे बादशाह ही जो है आकर सिंहासन पर बैठकर गालियां बक रहा है, ठीक है, जैसे ये सेनापति है बादशाह का, क्या नाम है बेटा आपका? विजेंद्र। नाम में भी सेनापतित्व धधक रहा है। सेनापति विजेंद्र आया और बादशाह को पता चला कि ये कहीं से है ना रिश्वत लेकर आया है। इसने क्या की है? 50,000 रुपए क्या लिए? रिश्वत ली है। और बादशाह कौन? यहां पर मैं नहीं हूं, यहां पर एक बादशाह बैठा, ठीक है। इस बादशाह ने कहा कि इधर आ रहे, कि क्या हुआ? कि रिश्वत ली तूने? इसने कहा हाँ ली। कि चल 25,000 मेरे निकाल और ले। मतलब इसको सजा देने की बजाय खुद की कट मांग रहा है। तो ऐसे अगर राजा रहेंगे तो मुगलों का भी क्या होगा? पतन होगा। बताया जाता है एक राजा हुआ था आलमगीर सेकंड, 3 दिन तक मुगल हरम के अंदर रसोई नहीं जली, पैसा ही नहीं था, रसोई नहीं जली। तब हरम की महिलाएं जो है हरम छोड़ छोड़कर दिल्ली शहर की तरफ भाग गई, दिल्ली की शहर की तरफ भाग गई। कहने का मतलब अयोग्यता रहती है तो सारे के सारे डाउनफॉल में जाते हैं। और इस सूर वंश का अयोग्य शासक कौन था? सिकंदर सूर। और हुमायूं व सिकंदर सूर के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया? सरहिंद का युद्ध लड़ा गया, जिसके अंदर हुमायूं जीत गया। कैसे जैसे करके कौन जीता? हुमायूं जीता, सिकंदर सूर भागा। ऐस लिख रहा हूं, वो सिकंदर सूर भागा, वह हुमायूं पुनः भारत का बादशाह बना। हुमायूं पुनः भारत का बादशाह। आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा, हुमायूं पुनः भारत का बादशाह किस युद्ध के बाद बना? सरहिंद के युद्ध के बाद। पुनः इन्हें पंजाब कौन से युद्ध के बाद प्राप्त हुआ? मच्छीवाड़ा के बाद पे प्राप्त हुआ था। लिख लीजिए, सरहिंद का युद्ध।
कोई बात करता हुआ पाया गया, मैं मेरे सेनापति विजेंद्र को भेजकर, हाँ ये मारता बहुत बुरा है, पर तेरे बारे में ये गलत अफवाह भी तो फैल गई अभी कि उसको 50,000 रुपए देके शांत कर लेंगे। सेनापति भेजू ना भेजू, श्राप दे दूंगा, याद रखना। श्राप वो होगा कि बहुत खुखार जीवन साथी मिलेगा। कई जनों ने कहा कि मिले तो सही। महिलाओं के रहने का स्थान, क्योंकि महिला एक नहीं होती थी ना, और हरम की रखवाली करने के लिए हमेशा हिजड़ों को नियुक्त किया जाता था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के साथ में चोट हो गई थी एक। आपने राजस्थान का इतिहास पढ़ा होगा, राजस्थान की लिखते भी रहना और सुनते भी रहना है ना, ठीक है। राजस्थान के इतिहास में बताया जाता है अलाउद्दीन खिलजी की एक बीवी थी चिमना, और हरम का जो रखवाला संरक्षक था वो था महमूद शाह, और चिमना के दिल की चिमनी महमूद शाह ने जला दी, है ना। जब बादशाह को पता, सुल्तान को पता चला, तो सुल्तान ने जो है महमूद शाह की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी किए। महमूद शाह भागकर आ गया हमीर देव चौहान के पास, और पूरा का पूरा रणथंबोर वाला मामला हुआ था। सॉरी, जी जी, लिख लिया बेटा? हाँ, मच्छीवाड़ा और सरहिंद दोनों वर्तमान में पंजाब के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? पंजाब के अंदर स्थित है, ठीक है। हिंदुस्तान का बादशाह बन गया है कौन? हुमायूं। अब हुमायूं से कुछ तथ्य लिखते हैं। हुमायूं के जो 2-3 इसने दीन पनाह वगैरह बनाया था, उसको लिखकर हुमायूं का मकबरा करके अपन आ जाते हैं किसके ऊपर? अकबर के ऊपर। ओके, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, हुमायूं से जुड़े तथ्य, हुमायूं से जुड़े तथ्य, हुमायूं से जुड़े तथ्य। ठीक है, देखिए हुमायूं जो था ना, ये व्यक्ति पढ़ने का बहुत शौकीन था, पढ़ने का शौकीन था। कईयों की आदत होती है पढ़ने की, लिखने की आदत नहीं होती है, ठीक है। ये पढ़ने का शौकीन था, पढ़ने का काम करता, मतलब ये अभी 15 साल भटकता रहा ना इधर उधर, कहीं पर भी जाता है एक रथ किताबों का साथ में लेकर जाता। एक रथ मतलब कभी काबुल जा रहा है, अमरकोट जा रहा है, तो किताबें अपने साथ में जरूर लेकर जाता है। ये पढ़ने का बहुत शौकीन था, लिखने का शौक नहीं था इसको, ठीक है। इसी वजह से इसने क्या किया था, दिल्ली के अंदर एक पुस्तकालय की इसने निर्माण करवाया था, जिसे हुमायूं का मदरसा भी कहा जाता है। नाम है दीन पनाह। क्या नाम है? दीन पनाह।
और बताया जाता है कि दीन पना की सीढ़ियों से गिरकर ही इसकी क्या हुई थी, मौत हुई थी। तो आपसे पूछा जाएगा दिल्ली के अंदर दीन पना नामक पुस्तकालय किसने बनवाया, तो हुमायूं ने। तो लिख लेना, हुमायूं ने दिल्ली में दीन पना पुस्तकालय, दिल्ली में दीन ए पनाह पुस्तकालय, दीन पनाह पुस्तकालय बनवाया। ठीक है, उस निजाम सिक्का के बारे में लिखा थोड़ी था तुमने, हाँ वो लिख लेना जरूर। निजाम भिस्ती को, निजाम भिस्ती को एक दिन के लिए, निजाम भिस्ती को एक दिन हेतु, निजाम भिस्ती को एक दिन के लिए बादशाह बनाया, एक दिन के लिए बादशाह बनाया, जिसने चमड़े के सिक्के चलाए। आप लोगों से पूछा जाए कि भैया चमड़े के सिक्के चलाने वाला कौन था, निजाम भिस्ती सिक्के चलाए। निजाम भिस्ती की मजार कहां पर स्थित है, अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह परिसर में। ठीक है, चमड़े के सिक्के इसी ने चलाए थे। हुमायूं ने दिल्ली में मीना बाजार की शुरुआत की, मीना बाजार की शुरुआत की थी। ठीक है, देखो ये क्या था, औरतों का बाजार था। किसका, औरतों का। अब इस बात के अंदर है ना दो तीन भाव छुपे होते हैं। औरतों का बाजार का मतलब मैंने अभी बताया कि जो शाही महल में रहने वाली महिलाएं होती थी, हरम वाली महिलाएं। ठीक है, हरम वाली महिलाएं अपने फ्री टाइम के अंदर बैठी बैठी क्या करती, कोई ना कोई चीज बनाती थी, कसीदाकारी कर लेती, या कोई गलीचा बना लेती, या कोई पेंटिंग बना लेती। ठीक है, ग्लास के ऊपर कोई वर्क कर लेती। तो वो कुछ ना कुछ क्या जा है, ठीक है, कुछ ना कुछ वो क्या करती रहती। उन सामानों को बेचने के लिए क्या सजाया जाता है, एक मीना बाजार सजाया जाता है, जो वर्तमान में दिल्ली के अंदर चांदनी चौक है ना। ठीक है, दिल्ली के अंदर चांदनी चौक, दिल्ली के अंदर चांदनी चौक जो है उस जगह पर मीना बाजार लगता था, जहां पर पुरुषों का जाना मना था। एक तो तथ्य ये आता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये औरतों के द्वारा सजाया गया बाजार नहीं, औरतों का बाजार था, जहां पर औरतों को खरीदा और बेचा जाता था, औरतों को खरीदा बेचा जाता था। शहादत हसन मंटो भी इसके बारे में लिखता है। ठीक है, विवादित बात मीना बाजार, शहादत हसन मंटो के द्वारा मीना बाजार एक पुस्तक भी लिखी गई जिसके अंदर ये बात कही गई। हमको तो सिर्फ यही याद रखना है कि इसको शुरू करने वाला तो कौन था, हुमायूं, और इसको बहुत तेजी से आगे ले जाने वाला कौन था, अकबर। कौन था, अकबर। ठीक है, ये वाली बात हो जाएगी लिखना। हुमायूं ने अपने पुत्र, हुमायूं ने पुत्र जलालुद्दीन को पंजाब का गवर्नर बनाया। इसको कहां का गवर्नर बनाया, पंजाब का सूबेदार बनाया, पंजाब का सूबेदार बनाया, जिसका संरक्षक कहा जाता है बेराम खान को। संरक्षक कौन हो जाएगा बेटा, बेराम खान। संरक्षक बेराम खान, ओके ना। ठीक है, अकबर का संरक्षक जो था वो मुख्य रूप से कौन था, बेराम खान। ठीक है, और ये कहां का गवर्नर, ये देखो इतिहास विषय जब हम पढ़ते हैं ना तो कई कई सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। सवाल ये पूछे जाते हैं कि जैसे अकबर के बारे में सवाल आता है, हुमायूं के बारे में सवाल आता है कि राजा बनने से पहले ये कहाँ के गवर्नर थे। अशोक के बारे में जब पढ़ते हो तो बिंदुसार के जमाने में तो वो अवंती का गवर्नर था। इसी वजह से अशोक के पास में एक उपाधि भी थी, उज्जैन कर मौली। ठीक उसी प्रकार ये सवाल भी बना हुआ है कि अकबर अपने पिता हुमायूं के समय में कहाँ का गवर्नर था, तो ये कहाँ का गवर्नर था, पंजाब का गवर्नर था। ठीक है, हुमायूं खुद कहाँ का गवर्नर था, बदख्शां का। हुमायूं खुद बाबर के जमाने में कहाँ का गवर्नर था, बदख्शां का गवर्नर था। जैसे सवाल पूछा गया औरंगजेब, औरंगजेब भी आगे जाकर जो है मुगल काल का छठा राजा आएगा।
औरंगजेब जो था वो शाहजहां के जमाने में कहां का गवर्नर था? दक्षिण का गवर्नर था। कहां का? दक्षिण का। तो अगर आपको पूछा जाए कि अकबर हुमायूं के काल में कहां का गवर्नर था, तो पंजाब का गवर्नर था। अब देखना सुनना, हुमायूं जो था ना, ये कपड़े अजीब तरीके के पहनता था थोड़े से, और कपड़े पहनने का शौकीन था जी। और कपड़े भी इनके क्या होते थे? वो घेरदार घाघरे जैसे, ठीक है, भारी भारी, ठीक है, भारी भारी। आजकल तो अपन क्या करते हैं, एकदम हल्के कपड़े पहनने का शौक है, ठीक है, हल्के कपड़े पहनने का शौक है। पहले आपने देखा होगा कोई यात्रा पर भी जाते थे ना, मेरे पिताजी के जनरेशन वाले यात्रा पर भी जाते थे तो एकदम सूटेड बूटेड होकर, शर्ट इन करके, एक अखबार लेकर, एकदम फॉर्मल कपड़े पहनकर जाते थे यात्रा पर भी। आजकल के युवा जाते हैं तो वो तो जींस टी शर्ट या फिर पजामा पहन के जाते हैं। मतलब आजकल बंदे कूल रहते हैं, हल्का महसूस होना चाहिए इंसान को। क्या होना चाहिए? हल्का महसूस। लेकिन ये राजे महाराजे पहनते थे भारी भारी कपड़े, ठीक है। ये मेरी बहनों को ज्यादा पता होगा, लहंगे भारी होते हैं, ठीक है, 6-6 किलो के, 7-7 किलो के लहंगे वो बना तो लेती है, ठीक है, फिर उनको यूं पकड़ के चलती है, फिर उनको यूं पकड़ के चलती, भारी होते, नहीं समझ में आते यार, ये दर्द अपन नहीं समझ सकते बेटा। और हाँ, मेरे को यूं पता है कि मैंने समाज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है। हम शादियों के अंदर सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं जाते हैं, वहां से मेरी बात सुनना, ओ तुमने कर दिया, ओ तुमने कर दिया, लेकिन मेरे उस भाव को नहीं समझा तुमने कि मीना बाजार किसका था? औरतों का बाजार था या औरतों के लिए बाजार था? तुमने ओ कर दिया। मैं खाना खाने के लिए नहीं, मैं हर चीज को ऑब्जर्व करने के लिए जाता हूं, रीति रिवाजों को देखने के लिए जाता हूं, मौजूदा समाज के अंदर क्या चल रहा है वो देखने के लिए जाता हूं, ठीक है। सिर्फ तुम्हारा ओ करने का मैं नजरिया समझ गया था, ठीक है। और इस बात को यहीं पर क्लियर कर दूं, नाम तो मेरा आप जानते ही हो, नाम से मेरा धर्म भी आपको पता चल गया होगा। एक ईश्वर को मानने वाला हूं, एक ईश्वरवाद में यकीन रखने वाला हूं। ईश्वर एक, यानी अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, ईमान एक, मेरा दिल एक, तो दूजा यार कैसे बनाऊं? मेरा यार भी एक ही है जो घर बैठा है ना। तो ओ मेरे लिए तो करने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। मेरा जो एक दिल जिस दिल पर आया वो मेरे घर पर बैठा है, और जीवन भर मैं ईश्वर से यही दुआ करता हूं, ठीक है, कि वही रहे, जीवन भर वही रहे। तो है ना बेटा, तो ओ करना बाद में, पहले देखना सामने खड़ा कौन है, ठीक है बेटा। तो यहां पर भी यही वाली बात थी। तो ये भारी भारी कपड़े पहनता था और हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। एक दिन काले रंग के, वार के हिसाब से कपड़े पहनता था, मंगलवार को लाल कलर के, शनिवार को काले कलर के, ठीक है। ये क्या था? 28 जनवरी की बात है। 28 जनवरी 1556 को दीन पनाह की छत पर खड़ा होकर, जैसे सपोज सोच लो ये तुम्हारा अग्रवाल भवनी दीन पनाह है, ये बाहर वाला जो इलाका है ना, यहां पर खड़ा खड़ा किताब पढ़ रहा था, यूं जा रहा है, फिर यूं जा रहा है। फिल्मों में देखा होगा ना, ये पढ़ते कैसे पता ही नहीं चल रहा यार। किताब पढ़ रहा था, जितने इसको अजान की आवाज सुनाई दी, इसने सोचा नीचे जाकर क्या पढ़ लूं? नमाज पढ़ लूं, ठीक है। और ये जब सीढ़ियों से उतर रहा था, खुद के कपड़ों के अंदर ही उलझा, सीढ़ियों से गिरा, ठीक है। जिस तरीके से हम आपके कौन के अंदर सलमान की भाभी रेणुका साहनी गिरी थी, ठीक है, वैसे ही गिरा। एक चोट लगी यहां पर मेडुला ऑब्लंगेटा पर, और वहीं पर हुमायूं चल बसा। लैनपुल इसके बारे में कहता है कि हुमायूं उम्र भर लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते ही मर गया बेचारा। कभी इधर लड़खड़ा रहा है, कभी उधर लड़खड़ा रहा है, लड़खड़ाते ही इसकी क्या हो जाती है बेटा? मौत हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसका जो उत्तराधिकारी था वो तो कहां पर बैठा है? पंजाब में। इस स्थिति का फायदा उठाया बिहार के सेनापति हेमचंद्र भार्गव ने, और दिल्ली और आगरा के ऊपर एक बार फिर से क्या हो गया? दूसरे बादशाह का कब्जा हो गया। और मध्यकाल के अंदर दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू शासक जो था वो कौन था? हेमचंद्र भार्गव। कौन थे? हेमचंद्र भार्गव। तो लिख लेना 28 जनवरी 1556 को दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मौत, दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर मौत, सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई।
सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो गई। ओके, हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा जो है वो कहां पर स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। ठीक है, ये मरा, देखो बताया जाता है 18 से 19 दिन तक तो इसकी मौत की खबर भी बाहर नहीं निकाली गई, क्योंकि प्रशासकों को पता था कि जलालुद्दीन तो पंजाब में बैठा है, यहां पर अगर मौत की खबर बाहर निकल गई ना तो विद्रोह मच जाएगा। तो जनता के सामने ये बादशाह क्या करते थे, समय समय पर जाकर बालगानी से जाकर झरोखा करते थे, झरोखा, ताकि जनता को पता चले बादशाह जिंदा है, बादशाह हमारा संरक्षक जो है वो जिंदा है। तो इसकी तरह ही दिखने वाला एक व्यक्ति था मुल्ला बेकसी। मुल्ला बेकसी वैसे ही कपड़े पहनता और हाथ हिलाकर आ जाता, लेकिन कब तक खबर बाहर नहीं निकालोगे, एक ना एक दिन तो क्या करना पड़ेगा, खबर बाहर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और प्रशासक बना कुछ दिनों के लिए तारदी बेग। क्यों? क्योंकि अकबर जो था उस समय कलानौर, पंजाब के अंदर एक जगह कलानौर, कलानौर के अंदर भागते हुए सिकंदर सूर का पीछा कर रहा था। बेराम खान और अकबर क्या कर रहे थे? कलानौर के अंदर भागते हुए सिकंदर सूर का पीछा कर रहे थे। तो लिख लेना, इसकी मौत की वक्त अकबर व बेराम खान, लिखो ना, अरे लिखो, मेरा चेहरा मत देखो, माना सलमान से सुंदर हूं भैया, वो 5'9" का है, मैं 5'11" इंच का हूं, 2 इंच ज्यादा है। लिखना, इसकी मौत की समय जलालुद्दीन और बेराम खान पंजाब के कलानौर में, पंजाब के कालानौर में, इसकी मौत के समय जलालुद्दीन और बेराम खान पंजाब के कालानौर में भागते हुए सिकंदर सूर का, भागते हुए सिकंदर सूर का पंजाब के कालानौर में भागते हुए सिकंदर सूर का पीछा कर रहे थे। आई एम रिपीटिंग, इसकी मौत के समय जलालुद्दीन और बेराम खान पंजाब के कालानौर में भागते हुए सिकंदर सूर का पीछा कर रहे थे। ओके सर, ठीक है, एक रिप्लाई दे दूं, रिप्लाई प्लीज, काहे का? सर मैराथन क्लास हिंदी की कहाँ लगती है, ऐप में या यूट्यूब पर? कहीं नहीं लगती, पर वो शायद ना ऐप पर होगी ना यूट्यूब पर। यूट्यूब पर होगी, चलो यूट्यूब पर लगेगी। कल वाली नहीं थी कहीं पर भी, कल वाली नहीं थी। तो भैया ऐसे सवाल मुझे नहीं पूछे, मुझे नहीं पता है, मुझे मत पूछो ना, मैं गलत बता दूंगा, फिर कहोगे कि सर ने ये बात कह दी थी। ठीक है, मुझे नहीं पता इस बारे में। आगे चलो बेटा, चलो, ठीक है, एक छोटा सा हेडिंग डाल देना, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा अकबर के काल में, किसके काल में? अकबर के काल में हुमायूं की विधवा, हुमायूं की विधवा हाजी बेगा बेगम, हुमायूं की विधवा हाजी बेगा बेगम, हुमायूं की विधवा हाजी बेगा बेगम ने बनवाया। ठीक है ना, हाजी बेगा बेगम ने बनवाया। ये वर्तमान दिल्ली में स्थित है, वर्तमान दिल्ली में स्थित है। ठीक है, 4 बाग शैली में बना पहला मकबरा है, 4 बाग शैली में बना पहला मकबरा है, 4 बाग शैली में बना पहला मकबरा है। कौन सा? हुमायूं का मकबरा, 4 बाग शैली में बना पहला मकबरा है। उपनाम लिख लेना इसके, एक तो उपनाम इसे कहा जाता है मुगलों का शाही कब्रिस्तान,
मुगलों का शाही कब्रिस्तान। मुगलों का शाही कब्रिस्तान, ठीक है, मुगलों का शाही कब्रिस्तान इसे कहा जाता है। देखो क्यों कहा जाता है, क्योंकि मुगल काल के ज्यादातर जो लोग हुए ना, बाद में भी, उत्तरवर्ती मुगल काल के अंदर भी, और मुगल परिवार से जुड़ी हुई 550 कब्रें हैं इसके आसपास में। क्या है? 550 कब्रें होने के कारण इसे क्या कहा गया है? मुगलों का शाही कब्रिस्तान या शयन स्थली। शयन स्थली है ना बेटा, शयन स्थली। देखिए शयन स्थली का मतलब क्या? कब्र के अंदर जाकर सोना ही तो है। कब्र के अंदर जाकर क्या करना है? सोना है। क्या वापस उठना है? क्या वापस उठना है? बिल्कुल उठना है, बिल्कुल उठना है। अकॉर्डिंग टू मोनोइज्म, जो एकेश्वरवादी धर्म है ना, जिसके अंदर ईसाई धर्म भी आता है, इस्लाम धर्म भी आता है, ठीक है। आप अक्सर देखते होंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आप लोगों को। आजकल कोई भी मर जाता है ना, तो आजकल आपको पता है कि ये सोशल मीडिया वाले चोचले बहुत ज्यादा होते हैं। कई कई जगहों पर सही भी है और कई कई जगहों पर ये क्या है, गलत भी है। तो सूचनार्थ जो है एक फोटो डाल दी जाती है, दिल से गए, आंखों से गए हो, दिल से नहीं जाओगे, खुदा कसम बड़ा याद आओगे, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने तुम वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। नीचे कमेंट के अंदर भरमार आती है RIP, एक RIP, रेस्ट इन द पीस। लोगों को इसका एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं पता। अगर कोई हिंदू सनातनी भाई खत्म हुआ है तो RIP नहीं लिखा जाएगा, शत शत नमन लिखें, आप नमन लिखें, श्रद्धांजलि लिखें, क्योंकि RIP वाला कॉन्सेप्ट जो है वो मोनोइज्म के लिए है, जिन्हें कब्र के अंदर जो है आराम से लिटाया गया है। कब्र के अंदर वो क्या कर रहा है? रेस्ट इन द पीस। रेस्ट इन द पीस मतलब वो शांति के साथ सोया है, और कयामत के दिन एट द डे ऑफ जजमेंट उसको वापस जिंदा करके उठाया जाएगा। ये मानना है एकेश्वरवाद धर्मों का, ठीक है। बाकी सनातन धर्म के अंदर तो क्या होता है कि मरने के बाद में जब अंत्येष्टि होती है तो उसे क्या कर दिया जाता है? पंच तत्वों के अंदर विलीन कर दिया जाता है, अंत के अंदर जो है जल के अंदर प्रवाहित कर दिया जाता है। हमारा स्थायी पता क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, जब बकायदा आपने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में देखा होगा, फूल चुने जाते हैं, उसमें लोटे के अंदर लाए जाते हैं, फिर बकायदा लोटे की टिकट लेकर हरिद्वार ले जाया जाता है। रास्ते के अंदर पूछा भी जाता है, खानो खाओ सा, जीमो सा, नहीं हकीकत कह रहा हूं, संस्कृति की बात है ये, ठीक है। बकायदा पूछा जाता है, कोई अगर जुबान केसरी वाला है तो पास में विमल भी रखी जाती है, बीड़ियां भी रखी जाती है, सिगरेट भी रखी जाती है। अंत के अंदर गंगा मैया में प्रवाहित करने के बाद पीछे मुड़, तेज चल, मुड़ के भी नहीं देखते हैं, ठीक है, और आ जाते हैं। अब फिर गंगा के अंदर प्रवाहित होते 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 कहां चले जाएंगे? बंगाल की खाड़ी तक। ओके ना, तो वो पंच तत्वों में विलीन हो गया। लेकिन शयन स्थली के अंदर कौन सो रहे हैं? मुस्लिम्स। कौन सो रहे हैं? मुस्लिम, जिनको वापस उठाया जाएगा। तो ये क्या कहलाएगी? शयन स्थली कहलाएगी। और इसको मुगलों की शरण स्थली भी कहा गया है। क्या कहा गया है? मुगलों की शरण स्थली भी कहा गया है, क्योंकि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने कहां पर शरण ली थी? हुमायूं के मकबरे में शरण ली थी। और 19-20 सितंबर 1857 को हुमायूं के मकबरे से ही इसको क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था हडसन के द्वारा, ठीक है। इसी वजह से मुगलों की शयन स्थली भी इसको कहा जाता है। ताजमहल का पूर्वगामी, ताजमहल का पूर्वगामी, ताजमहल जैसा लगता है दूर से देखने पर, ठीक है। तो ताजमहल का पूर्वगामी, एक और बात लिख लेना, एक वफादार पत्नी का, एक वफादार पत्नी का अपने पति के प्रति, पति के प्रति प्रेम को समर्पित, ठीक है। देखो पति पत्नी प्रेम वगैरह जब अपन देखते हैं ना, तो हमें ताजमहल ही याद आता है ना, और तुरंत अपन वहां पर ताजमहल लिख देते हैं। लेकिन ये ताजमहल का बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है, बिल्कुल ताजमहल का उल्टा होता है, ठीक है। ताजमहल तो बनाया पति ने पत्नी के लिए,
यहां पर बेगा बेगम ने बनाया है अपने पति के लिए, तो वो कौन सा मकबरा होगा? हुमायूं का मकबरा। कौन सा मकबरा हो जाएगा? हुमायूं का मकबरा। और इसका एक वास्तुकार जरूर लिखना, इसका वास्तुकार था मिर्जा गियास मिर्राक। वास्तुकार हो जाएगा मिर्जा गियास मिर्राक। ठीक है बेटा, ये कई सारी बातें हुमायूं के मकबरे से जुड़ी हुई आती है। तो किसके काल में बना? अकबर। निर्माता कौन? बेगा बेगम। वास्तुकार कौन? मिर्जा गियास मिर्राक। ठीक है, मुगलों का शाही कब्रिस्तान, मुगलों की शाही शयन स्थली, मुगलों की शरण स्थली, ताजमहल का पूर्वगामी और एक वफादार पत्नी का अपने पति के प्रति प्रेम को समर्पण। ओके, ये हुमायूं के मकबरे से जुड़े हुए सवाल आ जाते हैं। 1993 के अंदर इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर भी शामिल किया गया था और वर्तमान में दिल्ली की एक महत्वपूर्ण इमारत के रूप में निजामुद्दीन क्षेत्र के अंदर जो है ये अभी मौजूद है। मुगलों का शाही कब्रिस्तान लिख लिया? ओके, ठीक है। अब एक हुमायूं नामा से जुड़े हुए सवाल आ जाएंगे। ठीक है, हुमायूं नामा जो लिखा था वो अकबर के कहने पर, किसके कहने पर? अकबर के कहने पर। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बानो बेगम। गुलबदन बानो बेगम ने हुमायूं की जीवनी लिखी थी जिसका नाम क्या है? हुमायूं नामा। देखिए, मैंने बाबर के जमाने में तो आत्मकथा बताई थी और इसकी जीवनी लिखी जाएगी, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि इसको पढ़ने का शौक था, लिखने का शौक नहीं था। तो आत्मकथा तो वो होती है जो स्वयं के बारे में स्वयं लिखी जाती है, वो तो क्या कहलाती है? आत्मकथा कहलाती है। ठीक है, लेकिन किसी अन्य के बारे में, किसी अन्य के द्वारा अगर कोई पुस्तक लिखी गई है तो वो क्या कहलाती है? जीवनी। अकबर बादशाह बन चुका था तो गुलबदन बानो बेगम गई, तो बुआओं की आदत होती है, भतीजे के अंदर अपने मृत भाई को ढूंढती है कि तेरे बाप की भी यही आदत थी, तेरा बाप भी यूं ही बैठता था, ऐसी बुआओं की आदत होती ना। अकबर को भी कहा होगा, तो अकबर रोने लगा कि मुझे तो मेरे पिता के साथ में रहने का कभी मौका मिला ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पिता कैसे थे। तो कहा कि फिक्र मत कर, मैं जो है एक जीवनी लिखूंगी जो किसके बारे में बताएगी? हुमायूं के बारे में बताएगी। और हुमायूं नामा के लेखक कौन हो जाएगा? गुलबदन बानो बेगम। सैकड़ों बार सवाल बन चुका है, तो लिख लेना हुमायूं की जीवनी। हुमायूं की जीवनी अकबर के कहने पर, हुमायूं की जीवनी अकबर के कहने पर, अकबर के कहने पर, अकबर के कहने पर हुमायूं की बहन, हुमायूं की बहन गुलबदन बानो बेगम ने लिखी। गुलबदन बानो बेगम ने लिखी। किसने लिखी? गुलबदन बानो बेगम ने लिखी थी बेटा। ये सवाल बनता है हुमायूं नामा की लेखक कौन थी? तो वो कौन थी? गुलबदन बानो बेगम। डन? ठीक है। अब एक बार ना ध्यान रखना आप अपना पैनल के ऊपर। ठीक है, हुमायूं के बारे में हमने सारी बात लिख दी, इनमें से बाहर सवाल जाने का कोई मौका ही नहीं छोड़ा, हमने सारी बात ही पढ़ ली। ठीक है, अब क्या हुआ देखिएगा, हुमायूं तो कहां पर था? आगरा और दिल्ली। हुमायूं कहां पर है? आगरा और दिल्ली। इस वक्त बिहार का राजा जो था वो था आदिल खान सूर। कौन था? आदिल खान सूर। ठीक है, आदिल खान सूर। और आदिल खान सूर ने क्या किया? आदिल खान सूर का एक सेनापति था हेमचंद्र भार्गव। क्या नाम है? हेमचंद्र भार्गव। देखिए, इनके बारे में कहा जाता है कि भैया ये बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। पहले हरियाणा वाले क्षेत्र के अंदर ये क्या करते थे? नमक बेचते थे, नमक के व्यापारी थे। और नमक भी इस अंदाज के अंदर बेचते थे कि नमक लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी। अब आप सोचो कि नमक की क्या औकात यार।
लेकिन नमक लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी। तब एक बार आदिल खान सूर वहां से निकल रहा था तो देखा लंबी लाइन लगी हुई है। कहा अपने औरदली को कि देख के क्या हो रहा है, कि साहब कोई नमक बेच रहा है। कि तेरा दिमाग खराब है, नमक के लिए इतनी लंबी लाइन है? कि बोले आप देख लो, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। इसने देखा तो इतना जबरदस्त बुद्धिमान आदमी था, ठीक है, ये वहीं पर पहचान जाता है और अपना सेनापति बनाकर इसको कहां ले आता है, बिहार के अंदर। अब बुद्धिमान तो था ही, इस वजह से आदिल खान सूर के ऊपर प्रभावी कौन हो गया? हेमचंद्र भार्गव हो गया, ठीक है। और इसका सेनापति हेमचंद्र भार्गव, जिसे ही हिंदुस्तान के अंदर कहा गया है हेमू। क्या कहा गया? हेमू, ठीक है। अब इधर दिल्ली और आगरा के अंदर क्या हुआ था कि हुमायूं की मौत हो गई। हुमायूं की क्या हो गई? हुमायूं की मौत हो गई, ठीक है। और हुमायूं की मौत के बाद में यहां का प्रशासक बना था तारदी बेग। यहां पर कौन बना? तारदी बेग प्रशासक बना, ठीक है, कि जब तक वो अकबर नहीं आ जाता तब तक मैं इस क्षेत्र को संभाल लूंगा। ठीक है साहब, यहां तक क्लियर है ना? ठीक है। इधर पंजाब वाले क्षेत्र के अंदर अभी मैंने आप लोगों को लिखाया था, पंजाब के अंदर जगह कौन सी है? कालानौर। और कालानौर के अंदर खड़े थे कौन? एक तो जलाल, और जलाल का संरक्षक कौन था? बेराम खान, ठीक है। पूरी स्थिति का पता चल गया। अब यानी दिल्ली और आगरा जो है वो थोड़ा कमजोर हो रखा है। इसी का फायदा उठाकर हेमचंद्र भार्गव ने अटैक किया। कहां पर? आगरा और दिल्ली पर अटैक किया। तारदी बेग को बुरी तरीके से पीटा गया, पीटा और इसको भगा दिया गया वहां से। और कहा गया कि जाकर कह देना जलाल और बेराम खान को कि अब वापस हिंदुस्तान की तरफ नहीं देखे। हिंदुस्तान के अंदर हम हिंदुओं ने क्या कर लिया? स्वराज की स्थापना कर दी है। और साथ ही साथ हेमू एक उपाधि धारण कर लेता है विक्रमादित्य की। कौन सी उपाधि ली इसने? विक्रमादित्य की उपाधि ली। देखिए, विक्रमादित्य की उपाधि कौन ले सकता है? यदि कोई स्थानीय भारतीय राजा, स्थानीय भारतीय राजा विदेशियों को खदेड़ता है और स्वराज की स्थापना करता है तो वो कौन सी उपाधि ले सकता है? विक्रमादित्य। और भारत के इतिहास में कितने विक्रमादित्य राजा हुए? 14 विक्रमादित्य राजा हुए। और अंतिम विक्रमादित्य राजा कौन था? हेमू। मुगलों को विदेशी माना गया। मुगलों को खदेड़कर जब दिल्ली और आगरा के अंदर स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई है तो इसने कौन सी उपाधि ले ली? विक्रमादित्य की उपाधि ले ली। यहां तक क्लियर है? यानी अब दिल्ली और आगरा का राजा कौन बन चुका है? हेमू विक्रमादित्य बन चुका है। ठीक है, ठीक है साहब। अब ये भागा भागा जाएगा। तारदी बेग किधर? ये आया भाई साहब किधर? रुक जा रहे। ये आया भाई साहब किधर? ये आया किधर? कलानौर के अंदर। आते ही कहा कि साहब दो बुरी खबरें हैं। कि क्या? कि एक तो बादशाह सलामत इस दुनिया में नहीं रहे, दूसरा हमने इस तरीके से 18 दिन तक मौत की खबर नहीं निकलने दी, लेकिन मौत की खबर निकली और हेमचंद्र भार्गव ने दिल्ली और आगरा के ऊपर कब्जा कर लिया। बेराम खान को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया और तारदी बेग को मारा। सबसे पहले किसको मारा? इस तारदी बेग को ठोका। ठीक है, कहा कि तू यहां पर हमारे अंदर क्या हताशा भरने के लिए आया है क्या? वहां पर ही मर जाता, यहां क्यों आया? और इसको खत्म किया। ठीक है, और यहीं पर कलानौर के अंदर ही एक ईंटों का सिंहासन बनाया गया। क्या किया? ईंटों का पूरा सिंहासन बनाया गया और ईंटों का सिंहासन बनाकर यहां पर अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। जलाल का क्या कर दिया बेटा? राज्याभिषेक कर दिया। यानी अकबर का पहला राज्याभिषेक जो हुआ था युद्ध स्थल के अंदर ही हुआ था। कहां पर? कालानौर के अंदर। कहां पर हुआ? कालानौर। यानी भारत का अब मुगल बादशाह कौन बन चुका है? ठीक है, ओके। अब भारत का बादशाह कौन बन चुका है? जलालुद्दीन बन चुका है। यहां तक क्लियर है? अब बेराम खान ने कहा कि अब हम वापस अटैक करेंगे। किधर? हेमू की तरफ। और 5 नवंबर 1556 को, कब? 5 नवंबर 1556 को जो है एक युद्ध लड़ा जाता है, पानीपत का सेकंड युद्ध। पानीपत का सेकंड युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, तो पहले तो ये लिखेंगे और उसके बाद में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में। तो लिखना शुरू कीजिएगा।
लिखना, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात दिल्ली और आगरा का प्रशासक, दिल्ली और आगरा का प्रशासक तारदी बेग बना था, तारदी बेग बना था। आई एम रिपीटिंग, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात दिल्ली तथा आगरा का प्रशासक तारदी बेग बना था। तारदी बेग बना था और दिल्ली आगरा में अव्यवस्था फैल गई, दिल्ली और आगरा में अव्यवस्था फैल गई, दिल्ली और आगरा में अव्यवस्था फैल गई। दिल्ली और आगरा में अव्यवस्था फैल गई, जिसका फायदा उठाकर, जिसका फायदा उठाकर, जिसका फायदा उठाकर बिहार के राजा आदिल खान सूर के सेनापति, जिसका फायदा उठाकर बिहार के राजा आदिल खान सूर के सेनापति, बिहार के राजा आदिल खान सूर के सेनापति हेमचंद्र भार्गव, आदिल खान सूर के सेनापति हेमचंद्र भार्गव ने, हेमचंद्र भार्गव ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। हेमचंद्र भार्गव ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। ये खबर तारदी बेग ने बेराम खान को दी। ये खबर तारदी बेग ने बेराम खान को दी। अतः बेराम खान ने युद्ध स्थल में ही, अतः बेराम खान ने युद्ध स्थल में ही ईंटों का सिंहासन बनाकर, युद्ध स्थल में ही ईंटों का सिंहासन बनाकर अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। ईंटों का सिंहासन बनाकर अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। ठीक है बेटा, तो अगर आप लोगों से पहला सवाल पूछा जाए कि अकबर का पहला राज्याभिषेक कब हुआ था, तो ये हुआ था फरवरी 1556 में कलानौर के अंदर ही। कहां पर हुआ था? कलानौर के अंदर ही ईंटों का सिंहासन बनाया गया, इसको वहीं पर बैठाया गया और भाई साहब इसको जो है वहां पर जो है बादशाह घोषित कर दिया गया। इसको बादशाह घोषित कर दिया। यहां बादशाह कौन हो गया? अकबर। कौन हो गया? जलालुद्दीन बादशाह। एग्जैक्ट डेट नहीं आती, फरवरी 1556 में एग्जैक्ट डेट नहीं बताएगी, फरवरी 1556 लिख लीजिए आप, है ना बेटा? ठीक है, पहला राज्याभिषेक हो गया है किसका? अकबर का। अब छोटा सा हेडिंग डाल दीजिएगा, पानीपत का दूसरा युद्ध। कौन सा युद्ध?
दूसरा युद्ध, और पेन रख दीजिए कॉपी के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ये लड़ी गई थी बेटा 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556, ठीक है। अब देखिए, एक तरफ तो है किसकी सेना? अकबर की सेना। एक तरफ किसकी सेना है? अकबर की सेना, जिसका नेतृत्व कर रहा था बेराम खान। कौन कर रहा है? बेराम खान। अकबर की सेना का नेतृत्व करने वाला था बेराम खान, और सामने खुद आते हैं हेमू विक्रमादित्य। एक तरफ है हेमू विक्रमादित्य, ठीक है बेटा। अब देखिए क्या हुआ कि भारतीय राजाओं की एक सबसे बड़ी खासियत थी कि हाथी के ऊपर चढ़कर आते थे, हाथी के ऊपर बैठकर आते थे, हाथी होदे के अंदर, ठीक है। मैंने पहले भी बताया, इब्राहिम लोदी भी हाथी लेकर आया था। हाथी नहीं लाने चाहिए युद्ध स्थल के अंदर, हाथी नहीं लाने चाहिए, क्योंकि हाथी क्या हो जाते हैं, थोड़े से सनकी भी हो जाते हैं, ठीक है। और अगर युद्ध स्थल के अंदर हाथी पर बैठा है तो वो दूर से क्या है, इजी टू टारगेट है कि नहीं है, ठीक है, इजी टू टारगेट है। अभी कोई बीच के अंदर बैठा है तो बीच वाले को अगर गोली ठोकनी है, अदरवाइज नहीं ले इस बात को, बीच वाले को गोली ठोकनी है तो उसको टारगेट करना क्या होगा, मुश्किल होगा। लेकिन पीछे से क्लास के अंदर बैठा एक एक बच्चा जो है मुझे टारगेट आसानी से कर सकता है, क्योंकि मैं पोडियम पे खड़ा हूं। आसानी से मुझे टारगेट कर सकता है क्योंकि मैं पोडियम पे खड़ा हूं, ठीक है। और देखो अभी यहां पर टारगेट सिर्फ गोली मारना वाला ही नहीं है, ठीक है, ओके। यहां पर गोली मारना ही नहीं है, टारगेट है आप लोगों को मैं सबको दिख जाऊं, ये पैनल आप सबको क्या हो जाए, दिख जाए। तो वो वाली बात है, हेमचंद्र भार्गव आया, भाई साहब किसके ऊपर बैठकर, हाथी के ऊपर बैठकर आया। हेमचंद्र भार्गव किसके ऊपर बैठकर आया, हाथी के ऊपर बैठकर आया, ठीक है। अब इसने क्या कर रखा था, बेराम खान ने ईरान से तीरंदाज मंगा रखे थे। क्या मंगा रखे? तीरंदाज, तीर ठोकने वाले होते हैं, ठीक है। और कहा कि तुम्हें सिर्फ टारगेट करना है किसको, हेमू को। हेमू भाई साहब आए थे पूरे के पूरे लोहे के कपड़े पहनकर, ग्लेडिएटर्स वाले वो जो कपड़े नहीं होते वो लोहे वाले। आप कभी मेहरानगढ़ फोर्ट जाइएगा, गए हो सब? कौन है ऐसा जो मेहरानगढ़ फोर्ट नहीं गया? और जाना चाहिए आपको, ठीक है, आपको जो है मेहरानगढ़ जाना चाहिए। कहीं पर भी रहो तो इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते जब आप वहां पर जाओ ना, तो प्लीज 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 सिर्फ फोटोज खिंचवाने के लिए मत जाना, अलग अलग चीजें देखना। मेहरानगढ़ का फोर्ट घुसते ही ऊपर की तरफ देखना, एक अर्घट लगा हुआ है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ा होगा। पानी खींचने के लिए, कुएं से पानी खींचने के लिए अर्घट लगा हुआ है। आगे भूरे शाह की मजार है, 1.5 कंगूरा पोल है, फूल घाटी है, ठीक है, हाथी पोल है, सारी पोले देख कर आना। राजा राम मेघवाल की कब्र देख कर आना, नागणेची माता का मंदिर, पूरा म्यूजियम, म्यूजियम के अंदर कई सारे सिक्के पड़े हैं, और एक योद्धा को वैसे कपड़े पहनाए हुए भी बताया गया, पूरे लोहे के कपड़े। अब ये इधर से तीर ठोके, तीर लगे ही नहीं, तीर लगे ही नहीं। अकबर की सेना पूरी बैकफुट के ऊपर थी। बेराम खान ने सबको बुलाया, क्या हो रहा है, मैच के अंदर वो नहीं हर्डल बनाते हैं, वो सारे इकट्ठे हुए कि भाई नाश पीटो, तुम्हें ईरान से बुलाया मैंने, खर्चा किया मैंने तुम्हारे ऊपर, और तुम यहां पर उसको मार नहीं पा रहे हो। इतने दिन हो गए बिरयानी खा खा कर हमारे चावल खत्म कर दिए तुमने, ठीक है, मारो ना उसको। अरे क्या मारें कैसे उसको, मारें कैसे उसको, उसने तो लोहे के कपड़े पहन रखे हैं। कोई भी तीर उसकी तरफ जाता है, टकराता है, गिर जाता है, जाता है, टकराता है, गिर जाता है, मर ही नहीं रहा वो। तो वो बेराम खान ने यूं गौर से देखा, हेलमेट जो था ना हेमू का, वो भी पूरा का पूरा पैक था, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही, आंखें तो छोड़नी पड़ेगी ना, आंखें दिखाई दे रही, ठीक है। और कहा कि इसकी आंख को टारगेट करो, और एक तीर जाकर सीधा हेमू की आंख पर लगा। और आप खुद सोचो कि आंख के ऊपर अगर तीर लगे तो कितना सीवियर पेन होगा। हेमू हुआ घायल, और हेमू के घायल होते ही सेना जो थी हेमू की वो क्या हो गई, अपने आप को सरेंडर कर दिया, हेमू को पकड़ लिया गया। अब इधर खड़ा कौन, अकबर, छोटा सा 14 साल का। 20 दिन पहले उसने अपना 14वां बर्थडे मनाया है, 5 नवंबर की बात है ना, और 15 अक्टूबर को पैदा हुआ था, 14वां बर्थडे मनाया इसने, ठीक है, यूं खड़ा है। अकबर जैसा फिल्मों में बताया गया वैसा कतई नहीं है,
फिल्मों में तो ऋतिक रोशन को अकबर बता दिया, इनको शर्म नहीं आई। ऋतिक रोशन जैसी पर्सनैलिटी अकबर की बता दी गई, जबकि अकबर था 5 फुट 5 इंच का, ठीक है, पेट निकला हुआ था इसका यूं, और जिसका ज्यादा पेट निकला हुआ था ना वो छोटे छोटे गुट्टी है, मारवाड़ी में गुट्टी हो जू, यहां पर इसके एक मस्सा था, मूछे रखता था, अजीब सा लगता था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बाघा देखा होगा तुमने, बाघा, बाघा की तो हाइट फिर भी ज्यादा है, अकबर भी यूं ही रहता था, अकबर यूं खड़ा, हाथ के अंदर वो तलवार भी छोटी वाली लेकर अपनी साइज के हिसाब से, ठीक है, अकबर खड़ा। सामने की तरफ लाया गया हेमू को, और हेमू को घुटनों के दम, यूं घुटनों के बल नहीं होता, घुटनों के बल पेश किया गया, और बेराम खान ने कहा कि इसकी गर्दन तोड़ काट और गाजी की उपाधि ले ले। गाजी की उपाधि कौन सी होती है? जैसे देखो, मैंने पहले भी बताया आपको, गैर मुसलमान को मारकर मुस्लिम राजा के द्वारा युद्ध के अंदर ली जाने वाली उपाधि कौन सी? गाजी। इसने तलवार पटक दी कि नहीं, मैं नहीं मारूंगा। कि क्यों? कि ये ऑलरेडी अधमरा है, अधमरे को मारकर क्या फायदा। कहा कि देख, पीछे तेरी सेना खड़ी है, उसके अंदर गलत मैसेज जाएगा, मार दे। कि नहीं मारू। कि देख, मार दे। कि नहीं मारू। तब क्या किया कि जैसे पीछे की सेना है, तुम लोग जो है पीछे वाले सैनिक, ये जो आगे बैठे हैं ना, ये 2 लाइनों वाले, ये मेरे एकदम विश्वसनीय व्यक्ति है। मैंने कहा कि खड़े हो जाओ रे। ये खड़े हो गए तो पीछे वालों को तो पता ही नहीं चल रहा आगे क्या हो रहा है। बेराम खान ने गर्दन उतार दी। हेमू की किसने गर्दन उतारी? बेराम खान ने गर्दन उतारी। इनको बैठाकर पीछे वाले को कहा कि अकबर नहीं मारा है। और अकबर ने कौन सी उपाधि धारण कर ली? यहां पर गाजी की उपाधि धारण करी। कौन सी उपाधि ली? गाजी की उपाधि। और गाजी की उपाधि युद्ध स्थल में ली जाने वाली उपाधि होती है, ठीक है। और हेमू विक्रमादित्य इस युद्ध के अंदर मारा गया और भारत का बादशाह विधिवत तरीके से कौन बन गया? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। लिख लीजिएगा, अभी तक कुछ नहीं लिखा ना तुमने, ठीक है, ये लिखो, अकबर की सेना और हेमू विक्रमादित्य के मध्य लड़ा गया। ठीक इसी प्रकार लिखो के मध्य लड़ा गया। ठीक है, आप लिखो, जितने पे दो रिप्लाई दे देता हूं। शेरशाह सूरी की मृत्यु 1540 कालिंजर अभियान में हो गई, तो उसने 1545 तक शासन कैसे किया? किसने कहा कि कालिंजर अभियान 1540 के अंदर हो गया था? कालिंजर अभियान 1545 था भाई। नहीं, 1545 ही है। कालिंजर अभियान 1545 में मरा है। कालिंजर अभियान, शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर अभियान 1545 के दौरान ही एक बारूद खाने का इंस्पेक्शन कर रहा था, एक अग्नि शास्त्र चला रहा था, उक्का, क्या नाम है उसका? उक्का अग्नि शास्त्र चलाते वक्त जो एक चिंगारी उछली, बारूद के ढेर पर गिरी, ठीक है, और वहीं पर झुलसकर शेरशाह सूरी खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया, है ना। तो 1545 में ही मरा है, 1545 में ही मरा है शेरशाह सूरी। सर, चारबाग शैली हुमायूं के समय चली, फला सर ने बताया, मैंने भी तो बताया ना, मैंने भी तो यही बताया। चारबाग शैली भारत में लाने वाला बाबर था, जिसने पहली संरचना बनाई थी आराम बाग। जो आपको सर ने बताया ना, वो ये बताया था कि चारबाग शैली के अंदर बना हुआ पहला मकबरा हुमायूं का मकबरा है, जो मैंने लिखवाया आप लोगों को, ठीक है। तो बेटा, समझने की ही थोड़ी सी क्या होती है, एक ट्रिक होती है। कई बार अपन उस चीज को अलग तरीके से समझ लेने के कारण 2 मास्टरों के बीच में लड़ाई बेल देते हैं कि सर ने तो ये बताया और आप ये बता रहे हो, जबकि बेचारे उस सर ने भी वही बताया जो ये सर बता रहा है, ठीक है। तो ये वाली बात लिख लिया, यहां तक लिखना। इस युद्ध में हेमू मारा गया। इस युद्ध में हेमू मारा गया। वह जलालुद्दीन ने गाजी की उपाधि धारण की। जलालुद्दीन ने गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है। देखो, कुछ उपाधियां ना एक जैसी है जो कंफ्यूज करती है।
जैसे एक शब्द तो आता है काजी, क्या आता है? काजी। एक आता है गाजी और एक आता है हाजी, ठीक है। एक आता है पाजी। पाजी, पाजी मतलब दुर्जन व्यक्ति, ठीक है। ये देखो, काजी जो होता है वो तो इस्लामिक जज को कहा गया है। किसको? जो इस्लामिक आधार के ऊपर न्यायिक फैसले देने वाला तो कहलाता है कौन? काजी, ठीक है। युद्ध स्थल के अंदर लड़ने वाला और जीत हासिल करने वाला क्या कहलाता है? गाजी, ठीक है। और जो मक्का मदीना की यात्रा कर लेता है उसको क्या कहा गया? हाजी, ठीक है। इसके अंदर बू अली शाह एक सूफी संत हुए, बुल्ले शाह। बुल्ले शाह पानीपत के आसपास ही उनका मजार है। वो एक है ना कलाम पढ़ते हैं जो कई गानों के अंदर भी यूज किया गया है। पढ़ पढ़ इल्म किताबा वाले खुदनू कहता काजी। पढ़ पढ़ इल्म किताबा वाले, यानी शिक्षा प्राप्त कर ली कानून की, और वो अपने आप को क्या कहता है? काजी। न्यायाधीश बन गया काजी। फड़ शमशीर मुजाहिदा वाली, ग्लेडिएटर्स की तलवार हाथ में पकड़कर अपने आप को क्या कहता है? गाजी। मक्के जातू हज पढ़ आयो, मक्के जाकर जो हज यात्रा करके आ गया तो खुदनू कहता हाजी। बुल्ले शाह ने कुछ नहीं कीता, बुल्ले शाह ने कुछ नहीं कीता, बस रब नू कीता राजी। बुल्ले शाह ने क्या किया है? सिर्फ ईश्वर को राजी किया है, बाकी बुल्ले शाह के पास में कोई भी उपाधि नहीं है। तो इस दोहे से भी अपन क्या कर सकते हैं? इससे पूरा का पूरा अपन देख सकते हैं कि काजी जज होगा, गाजी युद्ध के अंदर होगा, और हज करके आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं? हाजी। तो अलग अलग इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। ओके, गाजी की उपाधि ली। भारत का बादशाह अकबर जलालुद्दीन बना। भारत का बादशाह कौन बना? बदरुद्दीन। हाँ, बदरियो, थानो बदरियो। जलालुद्दीन बना। हेडिंग डाल दीजिएगा अकबर। अकबर। अब विधिवत तरीके से अपन कौन सी हेडिंग डालेंगे? अकबर। अब हेमू अंतिम विक्रमादित्य राजा थे। मध्यकाल के अंदर एकमात्र दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू शासक, ठीक है। आपने अभी एक वो देखा होगा, कोई एक शो के अंदर किसी एंकर ने कह दिया होगा, उस एंकर की तो कई बार है ना इतिहासकारों ने भद पीटी है। उस एंकर ने एक बार कह दिया था कि ताजमहल बनवाने वालों के हाथ काट दिए गए। आपने भी सुना होगा। हाथ काटने से क्या तात्पर्य है? नहीं, वो नहीं, उन सब को, जैसे अपन सब कारीगर है, अपन सब क्या है? कारीगर है। सपोज तो बादशाह ने हम सब को क्या कर दिया है? हमारे जीवन में जितनी भी कमाई करेंगे ना अपन, उतने पैसे दे दिए। आपने पुष्पा देखी? पुष्पा अभी वाली पुष्पा मूवी देखते हो? पुष्पा 2 झुकेगा नहीं, सुबह सुबह तो झुकना ही पड़ता है, ठीक है। ओके, तो उसके अंदर वो एक पुलिस थाने जाता है और जितने भी वहां पर लोग होते हैं ना, सबको पेंशन तक के पैसे देकर आ जाता है। तो पुष्पा दे सकता है तो क्या बादशाह नहीं दे सकता? तो उसने सभी के सभी कारीगरों को क्या दे दिया? पैसा दे दिया कि ये हाथ अब मेरे हो गए, मैंने तुम्हारे हाथ कटवा दिए। तो एक उपमा है, ये क्या है? एक उपमा है। वाकई के अंदर हाथ नहीं काटे गए कि कितने हुए तेरे, कि 2000, ये पकड़ 2000 हाथ ला ठक। अगर होते तो कहीं ना कहीं वो हाथों के कंकाल तो मिलते, ठीक है। ऐसा नहीं था, वो उपमा थी। तो ठीक उसी प्रकार उसी एंकर ने कह दिया कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू राजा थे। तो वहीं पर एक कोई विद्वान व्यक्ति आया हुआ था कि अगर पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू राजा थे तो हेमू विक्रमादित्य कौन थे? महाराणा संग्राम सिंह जी कौन थे? शिवाजी महाराज कौन थे? ये भी तो कई सारे हिंदू राजा हुए हैं ना। तो वाली बात है। लेकिन दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम जो हिंदू शासक था वो कौन था? हेमचंद्र भार्गव। और जो विक्रमादित्य की उपाधि के बारे में बताया ना, ये हिंदू शासक ही लेते थे। और 14 हिंदू विक्रमादित्य राजा हुए, जिसमें से अंतिम विक्रमादित्य राजा कौन हुए थे? हेमचंद्र भार्गव। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। हेडिंग डालो अकबर। अकबर अकबर 1556 से लेकर 1605। वास्तविक नाम
जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर, जलालुद्दीन अकबर, सॉरी मुहम्मद, जलालुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। बचपन का नाम बदरुद्दीन, बचपन का नाम बदरुद्दीन, ठीक है। पिता जन्म 15 अक्टूबर 1542, अमरकोट। वर्तमान में कहां पर अमरकोट? पाकिस्तान। वर्तमान पाकिस्तान, ठीक है। पिता हुमायूं, माता हमीदा, जिसको कहा गया है मरियम मकानी, हकानी भी आता है और मरियम मकानी, मरियम मकानी, ठीक है, मरियम मकानी। ओके, तो यही बात एक बार लिख लेना। ये बन गया हिंदुस्तान का बादशाह 14 साल की उम्र के अंदर, ठीक है। कितने साल की उम्र के अंदर बन गया? 14 साल की उम्र के अंदर हिंदुस्तान का बादशाह बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ता है, ठीक है। अब धीरे धीरे ये बड़ा होगा तो इसका पहला वजीर कौन बनेगा? बेराम खान। इसका पहला वजीर कौन बना? बेराम खान बना, ठीक है। और बेराम खान का इसकी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा हस्तक्षेप रहने लगा, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप रहने लगा। अब ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो बेराम खान का हस्तक्षेप इसको क्या लगेगा? बुरा लगेगा, जाहिर सी बात है यार। इंसान जब बड़ा हो रहा होता है ना, इंसान जब बड़ा हो रहा होता है, ठीक है, तो उसको तो अपने माता पिता की बातें कई बार चुभ जाती है, ठीक है। ये एज ही ऐसी होती है, जो टीन एज होती है ना, टीन एज, टीन एज का मतलब समझते हो ना, 16 से लेकर 20 तक का, निब्बा निब्बियों वाली उम्र। निब्बा निब्बी का भी यही मतलब है कि जो टीन एज के अंदर अपने आप को ज्यादा मेच्योर होने का क्या बताते हैं, दिखावा करते हैं, वो निब्बा निब्बी कहलाते हैं, ठीक है। और इस काल के अंदर जो है आदमी के, आप तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपको तो बताने की भी आवश्यकता नहीं है। शेषवावस्था, बाल्य अवस्था आपने मुझसे ही ज्यादा पढ़ा है, आप लोगों को सिखाने की आवश्यकता है ही नहीं, मुझसे ज्यादा पढ़ा तुमने साइकोलॉजी को, है ना। तो इस उम्र के अंदर कई सारे विचार आते हैं, आदमी अपने आप को ही क्या मानता है कि मुझे फैसले लेने हैं। अब बेराम खान जब वहां पर पंचायती कर रहा है, जब बेराम खान पंचायती कर रहा है तो इसको क्या लगा? बुरा लगा। दूसरा बेराम खान के साथ में क्या था कि वो शिया था। बेराम खान कौन था? शिया, ठीक है। और पूरा का पूरा मुगल प्रशासन जो है वो कौन है? सुन्नी। बाकी सब तो शिया, ये तो शिया और बाकी सुन्नी। तो शिया और सुन्नियों के बीच में भी एक हल्का सा क्या देखने को मिलेगा? कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलेगा। ऐसी पूरी परिस्थिति पैदा की गई कि बेराम खान ने 1560 के अंदर अकबर से बगावत कर दी और तिलवाड़ा नामक स्थान पर अकबर की सेना और बेराम खान के बीच में क्या लड़ा गया? एक युद्ध लड़ा गया और बेराम खान को प्रस्तुत किया गया अकबर के सामने। बेराम खान को अकबर कहता था खान बाबा। बेराम खान को क्या कहता था? खान बाबा कहता था अकबर, ठीक है। तब इसने कहा खान बाबा आपने मुझसे बगावत की। तब बेराम खान ने कहा कि नहीं, मुझे बगावत करने पर मजबूर किया गया। तब इसको माफ किया और 3 शर्तें दी इसको कि या तो आप मेरे सलाहकार बन जाओ, या किसी सूबे के सूबेदार बन जाओ, वजीर नहीं रहोगे अब आप, या आप राजनीति छोड़ो और हज करने चले जाओ, ठीक है। ये बड़ा बुद्धिमान आदमी था, इसने हज करना स्वीकारा और कहा कि मैं हज करने चला जाता हूं। लेकिन हज इसकी किस्मत में था ही नहीं। 1560 के अंदर जब ये हज करने के लिए जा रहा था तो गुजरात के अंदर एक जगह पाटण, कौन सी जगह? पाटण। और पाटण नामक स्थान पर जो है एक पठान युवक था, मुबारक खान पठान, जिसके पिता को मच्छीवाड़ा के अंदर बेराम खान ने मारा था। वो बदले की आग में था, उसको जैसे ही पता चला बेराम खान आ गया है, उसने बेराम खान की क्या कर दी? हत्या कर दी। और 1560 के अंदर बेराम खान का क्या हो जाता है? समापन। बेराम खान हो गया खत्म,
ठीक है, और हरम का प्रभाव इसके ऊपर रह गया। बेराम खान की अंत वाली एक लाइन मैं अगली घड़ी के अंदर लिखवा दूंगा। यहीं बैठे रहना, अंदर मैं लिखवा दूंगा। क्या? हाँ बोलो, क्या कह रहे हैं? शिया और सुन्नी, जैसे अपन देखें ना कि दो संप्रदाय होते हैं ना हर धर्म के अंदर लगभग। बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान, श्वेतंबर और दिगंबर जैन धर्म के अंदर, ठीक उसी प्रकार इस्लाम धर्म के अंदर भी दो संप्रदाय, सबसे पहले दो संप्रदाय निकले थे, शिया और सुन्नी। तो दो अलग अलग संप्रदाय है इस्लाम धर्म के अंदर ही। ओके, वजीर, वजीर का मतलब जस्ट लाइक अ प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री होता ना वैसा ही पद जो है मुगल काल के अंदर कौन सा था? वजीर का पद था। ठीक है, तो अगली कड़ी के अंदर अकबर के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को यहीं पे बैठे रहना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत।